मैं गोल्ड लाइन हूँ। Recording in बहुत ही progress. अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। पैनल में आए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज का दिन मुझे मिला शेयरिंग करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। तो उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत थैंकफुल हूँ आपकी आईडीनेट सिस्टम की। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ मैं गुप्ता जी का कि वो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आए। उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ सिखाया कि कैसे बिजनेस होता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों की। तो आज का हम सेशन शुरू करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में शेयरिंग करूंगी, बताऊंगी कि मैंने त्यांस को कैसे शुरू किया, जिससे कुछ नए लोग होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि क्या हम किस तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और बहुत सारी कठिनाई बहुत सारे लोगों के लाइफ में आती है और बहुत लोगों की लाइफ में नहीं भी आती है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में रही हूं, मैंने अगर उनको याद किया है तो मेरे वो हर काम हुए हैं जो मैं चाहती थी। तो मैं बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने मुझे एक बेहतरीन कंपनी की तरफ लेके आए और मुझे एक बेहतरीन कंपनी को ज्वाइन कराया थ्रू गुप्ता जी। क्योंकि भगवान कभी भी चल के नहीं आते, वो किसी ना किसी को जरिया बना के भेजते हैं। तो मेरी लाइफ में गुप्ता जी भगवान की तरह आए, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और मैंने ज्वाइन किया। और मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने जिस सिचुएशन में मैंने त्यास ज्वाइन की थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी। वैसे तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कहावत है कि भगवान ऐसा दिन दुश्मन को ना दिखाए। तो मैं रियली बोलती हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि जिस परिस्थिति में मैं निकली और मैंने त्यास ज्वाइन कराया करा, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशंस किसी के साथ भी हो। उस सिचुएशन में जिसको मेरा साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पे आंख बंद करके विश्वास किया और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ है बेटा, कोई बात नहीं, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मैंने तियांश को ज्वाइन किया था, लेकिन सबने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उसके बाद तो जब हम बिजनेस में आते हैं या हम एजुकेशन में जाते हैं तो हमारे गुरु गुरु में अगर मैं बात करूँ तो शेख सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो बहन बोलते हैं तो बहन की तरह ट्रीट भी करते हैं। वो हमेशा समझाते हैं, बताते हैं, जहाँ धमकाने की डांटने की जरूरत है वहां बोलते भी आप ये गलत कर रहे हो। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुंह पे अच्छा अच्छा तो कोई भी बोल सकता है, बट हमारी गलतियां लोग नहीं गिनाते। और जब तक हमें हमारी गलती का एहसास नहीं होता तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमेशा मुझे समझाते हैं। पॉल सर है जो बड़े ब्रदर की तरह हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सर पे हाथ रखते हैं, हाँ भाई ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। और गुप्ता जी का तो क्या कहना, वो हर किसी को बहुत सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारा थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम का, जिनकी वजह से आज किरण यादव है। क्योंकि अगर मैं 13 साल पीछे जाऊं, जब मैं त्यांस में नहीं थी, तो अगर अगर आप गूगल पे लिखते हैं ना किरण यादव त्यांस, तो 0 बटा सन्नाटा आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं आज की बात करूं तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस कंपनी की वजह से, अपने टीम की वजह से, अपने सीनियर की वजह से, कि आज अगर आप गूगल पे जाके किरण यादव त्यांस लिखेंगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो आएगी। ये किरण यादव पहले भी 13 साल पहले वही थी, आज भी वही है, नाम में चेंजेस नहीं आया। लेकिन ये जो किरण यादव था ना, ये कोयले के अंदर एक हीरा पड़ा था जिसको एक व्यक्ति ने आके बहुत अच्छी तरह से तराशा है। और आज उसकी वैल्यू बढ़ी है, आज वो चमका है, आज उसकी कीमत है। लेकिन 13 साल पहले उस किरण यादव की कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने त्यांस को ज्वाइन किया, वो मेरा पहला दिन था जब मुझे गुप्ता जी इस कंपनी के बारे में बताने के लिए आए। उन्होंने मुझे बताया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नैपकिन बहुत अच्छा लगा, प्लान बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, बट ये समझ में आया कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे मेरी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। मैं बहुत लंबे टाइम से सिलाई करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारे यहाँ शर्ट्स कहते हैं, एक फैक्ट्री थी, तो शर्ट बन के आती थी, वहां पे धागे से डिजाइन बनाते थे, वो करती थी। हाथों की चूड़ियों में मोती भरने का आता था, लोहे की तार होते थे उसके अंदर, मैं जो भी मुझे मिल जाता था वो काम करती थी। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत क्राइसिस था, हस्बैंड का काम बंद था, बट ईगो कि नहीं नहीं, जॉब पे नहीं जाना है, घर पे करो जो करना है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी कि मुझे जो भी काम मिलता था मैं करती थी। तो लंबे समय तक बैठ के सिलाई और ट्यूशंस का और ये सब काम करने की वजह से मेरे को बैक पेन हो चुका था। मेरे को यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स थी 26 mm की। मैं इतना परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस घर में मैं रहती थी वो मतलब बहुत बड़ा घर था,
बहुत बड़े एरिया में घर बना था, और छोटे 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 लाइन से 10 कमरे ऐसे बने थे, 10 कमरे सामने बने थे, और बीच में एक गैलरी थी। आप आज भी कहोगे ना, अगर किसी को लगता है, मैं आज भी वो घर दिखा के ला सकती हूँ, आज भी वहां लोग उसी तरह से रेंट पे रहते हैं। और एक टॉयलेट बाथरूम इधर और एक टॉयलेट बाथरूम इधर। इतनी मतलब बुरी लाइफ थी। बट मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, लेकिन इस तरह वाली स्थिति नहीं थी, हमारे पास अपना घर था। बट शादी के बाद जब मैं रेंट पे आई रहने के लिए अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में, तो उस वाली लाइफ को जिया मैंने। और 500 रुपए सिर्फ रेंट था उस घर का। वो 500 रुपए रेंट भी नहीं निकलता था। और जो हमारे ऑनर थे, वो प्योर जाट थे। उनका एक ही काम था, 12-1 बजे घर से निकले ताला लेके, और ऐसे ताले में चाबी घुमाते थे। और जिसका किराया नहीं गया ना, वो डर के मारे शर्म से पानी पानी हो जाता था। बस वो उसका एक ही शब्द होता, ताला लगाऊं के, किराया दे रही नहीं दे रही। मतलब इतनी गंदी वाली लैंग्वेज होती थी। हरियाणा के लोग अच्छे भी होते हैं, बट उनकी लैंग्वेज जो है, वो अच्छा भी बोलते हैं तो कई बार बंदे को चुभता है, बट वो बोलते ही ऐसा थे चुभने वाला। तो मतलब मुझे इतनी शर्म आती थी कि कहीं से किसी से मांग के लाऊं, लेकिन मैं टाइम पे किराया दे दूं ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। इज्जत तो है नहीं, लाल किले पे झंडे तो नहीं लगे हैं, लेकिन चार लोगों के सामने बड़ा इंसल्ट फील होता था कि यार, मैं तो फिर भी अपने घर पे बहुत अच्छी थी। तो वो वाली सिचुएशन थी मेरे लाइफ की, इतनी बुरी हालत थी। मेरे बच्चों का 6 महीने तक फीस नहीं गया था स्कूल का। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे थे। जब उनका रिजल्ट आया ना, मेरे बच्चे रो रहे थे, मम्मी चलो ना रिजल्ट दिला दो, चलो ना। बेशरम बन के मुझे स्कूल जाना पड़ा। और जब स्कूल में गई ना, मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, पहले मैडम से बोली। मैडम बोली नहीं नहीं मैम, हमें बोलने का फायदा नहीं है, आप प्रिंसिपल सर से बोलिए। मैं प्रिंसिपल सर को जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज बच्चों का रिजल्ट दे दीजिए, बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने साफ छूटते बोला, मैम मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत टाइम से मेरे यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके बच्चे शुरू से यहाँ पढ़ रहे हैं, बट मैंने आपको रिजल्ट दे दिया ना, तो मोस्टली फैमिली क्या करती है, कहीं और जाके एडमिशन करा लेते हैं। तो प्लीज मैं ये आपको कॉपरेट नहीं कर सकता, मैं आपके बच्चों का रिजल्ट बता सकता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और आपको बता दूं, आपको सुन के लगेगा, मेरी बिटिया फर्स्ट आई हुई थी और मेरा बेटा सेकंड आया हुआ था। आप सोचो, उन बच्चों को पता था कि हमारे नंबर बहुत अच्छे होंगे, बट हमारे पास पैसा नहीं था अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। और ये बात, जिस गली में हम रहते थे, वहां मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका था कि इनके बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि उस गली के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। आप सोचो कितना मेरे बच्चों को इंसल्ट फील हो रहा होगा। वो लाइफ को मैंने जिया है ध्यान से पहले। मतलब ऐसे सिचुएशन की पूरे साल में सिर्फ एक बार हमारे घर कपड़े आते थे दिवाली में बच्चों के लिए, वो भी सस्ते वाले। तो जो इस साल दिवाली पे कपड़ा आया है, वो अगले साल सब त्योहारों पे पहनेंगे या कहीं जाएंगे आएंगे तो पहनेंगे। और जो पिछली साल लिया था, उसको हम यूज कर ले निकाल लेते थे घर में पहनने के लिए। वो वाली सिचुएशन होती थी। वो लाइफ में ध्यान से पहले जी रही। तो मैं ना किसी को कह भी नहीं सकती कि जाओ आपको ऐसी लाइफ मिल जाए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि किसी को इतनी कष्ट वाली लाइफ मिले। तो ऐसे सिचुएशन में मैं थी। जब मुझे त्यांस के बारे में बताया गया, तो मुझे यह समझ में आया, छोड़ना, मैं जो काम कर रही हूं उस काम से मेरी हेल्थ चली गई है, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये बता रहे हैं, अगर ये 1% भी चल गया ना, तो शायद ये जो भूखे मरने वाली हालत है ना, वो दूर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, मेरे इतने सिचुएशंस खराब थी कि घर में राशन भी कई बार नहीं होता था। सुबह खा रहे हैं ना, तो शाम की चिंता होती थी। उस समय पे मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी, वो आके महीने में 2 बार 3 बार 4 बार मुझसे पूछती थी, और उन्हें पता था मैं पूछूंगी तो ये बताएगी नहीं। वो मेरे बर्तनों को खोल के देखती थी, इसके घर में क्या है और क्या नहीं है। और वो आते जाते सामान दे जाती थी, अरे ये तो तेल नहीं निकाला था, रख ले तू रख ले। ऐसी वाली सिचुएशन थी। तब मुझे ये समझ में आया, जैसे भी है जो भी है, मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और जब मैंने इसको देखा, और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं इतनी खुश थी। मैं शाम को आते, खुश होते तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, अगर मैं मैरिड तो अपने हस्बैंड को ही बताऊंगी। देन मैंने सबसे पहले, मेरे हस्बैंड जैसे ही रात को आए, मैंने बोला तुम्हें कुछ बताना है। बोले हाँ ठीक है, तू पहले खाना लिया। मैं खाना लेके आई, खाना खाया, उसके बाद मैंने उन्हें बताया, कॉपी पेन निकाला, ये है ऐसे है, मुझे समझा के गए, ये प्रोडक्ट, ये वो। भैया बस तभी मेरी बैंड बज गई। फिर जो मेरे हस्बैंड ने मुझे खरी खोटी सुनाई, ऐसा है वैसा है, ये होता है वो होता है, तू पागल हो गई है, अगर तू चली गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मतलब बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला। उन्होंने अगले दिन सुबह जॉब पे जाने से पहले मुझे स्ट्रिक्टली ये बताया, अगर तूने ऐसा कोई काम किया तो तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं रात भर स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। अगले दिन मैं खूब रोई भी कि एक अच्छी चीज मुझे मिली और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, उन्होंने बोला हाँ अच्छा है तुम कर सकते हो, बट मैंने बोला वो तो मना कर रहे हैं। अब फिर वो भी कुछ नहीं बोल सकते थे उस समय पे। फिर मैं वापस से अपने घर आ गई।
और मैं आपको बता दूं, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि करना तो यही है, अब दूसरे तरीके से करना है, मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा करना है। और मैंने चुपचाप अपना फॉर्म भरा और जाके आईडी लगवा दी। बट जब मैं आईडी लगवाने गई तो मेरे साथ एक गलती हो गई कि जिस बाइक से हम गए, मैं और गुप्ता जी, सिचुएशन बहुत खराब थी, बाइक पंचर हो गई, ट्यूब खराब हो गई, आने में मैं लेट हो गई। और जब मैं लेट हुई तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी घर आ चुके थे। आते ही मुझे पता था कलेश होना है, मैंने फटाफट किचन में घुस के खाना बनाना शुरू किया, वो बोले नहीं। जब मैं कमरे में आई तो उन्होंने मुझसे बोला, हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ गई थी तू? तो अब बताना तो पड़ेगा ही। मैंने बताया ऐसे ऐसे है। फिर तो तगड़ा वाला कलेश हुआ, तू फिर गई, अगर ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। फिर उन्होंने अगले दिन अपने फ्रेंड को बुलाया, ये ऐसे ऐसे काम कर रही है। आपस में उनकी प्लानिंग हुई होगी। उन्होंने बोला तुझे क्या पता, एक कंपनी आई थी वो भाग गई ना, उस लड़की को लोगों ने जूते से मारा। मतलब मुझे इतनी तरीके से टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगी, चिंता मत करो मैं नहीं करूंगी। मैं खूब रोई और मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। अब मेरा क्या ड्यूटी था, मेरे हस्बैंड निकले 9 बजे तक सारा काम रेडी, उनके निकलने से पहले झाड़ू पोछा खाना पीना सब, क्योंकि बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे तो काम टाइम से ही हो जाता था। मुझे पहले भी सिलाई ट्यूशन का काम करना होता तो मैं टाइम से फ्री होती थी। देन मैंने क्या करना होता था, मेरे हस्बैंड गए, अपना बैग उठाया, अगल बगल जिधर उधर जाके लोगों को बताना शुरू, चोरी से काम करना शुरू कर दिया। बट वही होता है, चोरी बहुत दिन तक छुपती नहीं है। और कुछ दिन के बाद ये भेद खुल गया कि मैं वही काम कर रही हूँ और मेरी फिर से क्लास लगी। ऐसे ही करके मैंने बहुत बार बहुत कुछ सुना। फिर मुझे क्या हो गई, मैं, आप लोग बोलोगे ऐसे बोले, मैं बेशरम हो गई। अब मुझे पता था गालियां तो पड़नी है, लेकिन मजा आ रहा है, काम हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, तो ठीक है अच्छा ही होगा। अब आए दिन मेरे संग फटके लगते थे, आए दिन फटके लगते थे। कई दिन में आने में लेट हो जाती थी और आते के साथ मेरे को लेक्चर सुनने को मिलता, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती। और मेरी एक ही अच्छी हैबिट थी और मेरे बच्चों की एक बहुत अच्छी हैबिट थी, मैंने बोलती बेटा मैं जैसे भी जगाऊं ना फटाफट उठ के खा लेना, ताकि मुझे दो बात और सुनने को नहीं मिले। और मैं इतना थैंकफुल हूं अपने ईश्वर की कि जो भगवान ने मेरे बच्चे दिए ना बहुत अच्छे हैं। मैं उनको नींद में भी बोलती थी बेटा खाना खा ले, पापा गुस्सा होने वाले। फटाक से वो चाहे 2 ही बाइट खाते बट खा लेते थे, और मैं लेक्चर सुन के सो जाती थी। लेकिन मैं मैं बहुत थैंकफुल हूँ त्यांश की, रिजल्ट आने लग गए, दूसरे महीने तीसरे महीने मेरा काम होने लग गया। मेरे पास कीपैड वाला फोन था, और 6 महीने कंप्लीट करने से पहले पहले मैंने सबसे पहले टच वाला फोन लिया, क्योंकि मेरी टीम में लोग बोलते थे मैम आप व्हाट्सअप कर दो। अब मैम व्हाट्सअप कहाँ से करें, मैम के पास तो फोन ही नहीं है। तब मैंने पहला फोन त्यांश से अपना टच वाला फोन लिया, और उसके बाद मैंने यहां से बिजनेस को स्टार्ट किया और अच्छी तरह से। और आपको बताती हूँ, मेरा जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ मेरे को टॉप 6 स्टार का अवार्ड मिला ध्यान से। ये मेरी फर्स्ट, सबसे मतलब फर्स्ट टारगेट था और सबसे फर्स्ट अचीवमेंट थी कि मैंने ध्यान से इस टारगेट को कंप्लीट किया। और वो भी उस सिचुएशन में, एक सेकंड, अवार्ड मिला, मेरा काम और तेजी से बढ़ा और तेजी से बढ़ा। फिर मैंने यहाँ से अपना घर लिया, इस तरह से बहुत सारी मैंने यहाँ से अचीवमेंट ली, अचीवमेंट लेती गई और बहुत सारे अचीवमेंट लेने के बाद मेरा यहाँ पे सिल्वर लाइन रैंक क्वालिफाई हुआ। सिल्वर लाइन लाइन रैंक क्वालिफाई करने के बाद मेरे के अंदर और भी कॉन्फिडेंस आया कि मुझे और काम कैसे करना चाहिए। फिर मेरा फर्स्ट टूर दुबई क्वालिफाई हुआ, फिर लगातार मैंने बहुत सारे टूर क्वालिफाई किए। इस तरह से करते 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 मैं 2022 में अपने आप को गोल्ड लाइन मैंने क्वालिफाई किया। और तब मेरा एक टारगेट था कि मुझे बहुत जल्दी स्टार गोल्ड लाइन होना है। ये मेरा एक टारगेट था कि जल्दी से जल्दी मुझे स्टार गोल्ड लाइन कंप्लीट करना है। और मैंने उस रेस में बहुत भाग दौड़ की स्टार गोल्ड लाइन होने के लिए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2023 में मेरा 2025 में मेरा स्टार गोल्ड लाइन रैंक क्वालिफाई हुआ। आपको मैं बता दूं, मैं बहुत यकीन करती हूँ द सीक्रेट बुक पे। मैं आज भी और बहुत पहले भी, बहुत पहले से मैं द सीक्रेट बुक को पढ़ती हूँ। जब कोरोना टाइम चल रहा था आपने देखा होगा, कोरोना टाइम में लोग एक एक रुपए के लिए परेशान थे, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, लोग एक घर नहीं चल रहे थे। उस टाइम पे लोग सोच रहे थे ना 10-20 हजार रुपए के लिए। मैं आपको बता दूं मैंने 88 लाख रुपए अर्न किए थे। वो भी कैसे, मैंने, बोलो, मैंने जो कुछ भी उसमें बुक में पढ़ा
और लिखा और उसे सोचा, वो सारी चीजें बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप होती चली गई। तो अगर हम अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहते हैं तो हमें सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि द सीक्रेट बुक पढ़नी चाहिए और हमारे कुछ गोल, कुछ टारगेट्स होने चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं 7 स्टार बनी, फिर मैं सिल्वर लाइन बनी, तो मैंने अपने टारगेट सेट किए कि मुझे किस किस लाइन में कितना काम करना चाहिए और किस तरीके से मेरे लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने लोगों के संग बैठ के मीटिंग की, उनकी ट्रेनिंग की, उनको समझाया, उनकी लिस्टिंग करवाई कि आप कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे हम सेल को बढ़ा सकते हैं, हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारी सेल बढ़ेगी, हमारा काम ज्यादा होगा। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि अगर मैं बात करूं, आज मेरे टीम में कई सारे ब्रॉन्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कई सारे ब्रॉन्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कार क्वालिफायर, और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है। अगर हम बात करें, अनिल गहलोत जी दिन रात खुद लगे रहते हैं, शीतल मैम खुद लगे रहते हैं, ऐसे सुनील दत्त जी हैं, अपने आप लगे रहते हैं। अगर एकदम नासिर की बात करें, नासिर जी की, वो अपने आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम राहुल जी की बात करें, वो अपने आप में एक बेहतरीन लीडर है, बेहतरीन ट्रेनिंग देना, मीटिंग करना, बिजनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया लीडर है, वो अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तब हुआ जब मेरी लाइफ चेंज हुई, जब मुझे समझ में आया कि मैं कैसे काम को कर सकती हूँ, तो वही काम मैं अपनी टीम को बता पाई। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को आना बहुत जरूरी है। जब हम सीख पाएंगे तो हम 100% कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेरी टीम में रिजल्ट्स आए। और अगर हम बात करें टीम की, तो अगर हम 100 लोगों तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हम 20 लोगों को 200% ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे क्या होता है, जब मैंने शुरू में किया तो मुझे ऐसा लगा 5 7 10 दिन, महीने दिन जाने के बाद कि लोग जुड़ नहीं रहे, प्रोडक्ट तो ले रहे, लोग जुड़ नहीं रहे, ऐसे लगने लगा। तो मुझे बार बार समझाया गया, टेंशन नहीं लेनी है, आपको नेक्स्ट 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 बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। जब आप आगे बढ़ते जाओगे, फॉलोअप करते चले जाओगे, आपका फॉलोअप मजबूत होगा, तो आपके 200% लोग जुड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी लिस्ट में कोई 2 साल पुराना व्यक्ति भी है ना, अगर उसने मुझे 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 1 महीने का टाइम दिया है, तो मैं उसको तब तब उस पॉइंट पे फॉलोअप करती हूँ, ताकि मेरा फॉलोअप ना छूट पाए। ऐसे ही मेरे गुजरात में एक व्यक्ति काम करता है, जिसको मैंने ऑनलाइन, मुझे वो व्यक्ति मिला, मैंने उनको समझाया, उन्होंने बोला ठीक है, ओके, देखेंगे, करेंगे, डॉक्यूमेंट भेज दिया, काम नहीं किया। कई बार मेरी बात हुई, प्रोडक्ट लूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब 1.5 साल बाद मैं उनसे मिली और मैं उनसे लगातार टच में रही, और फिर जब हम उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने छूटते ही सबसे पहले बोला, मैम मैं 200% गारंटी दे सकता हूं कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले 1.5 साल हो गया है आपको, 1.5 साल तक आपने मेरा फॉलोअप किया है, और यही वजह है कि मैं आपको मानता हूं कि आप बहुत सही हैं। लोग ना 2 4 6 फॉलोअप के बाद बोलते हैं छोड़ना यार, इसको जुड़ना नहीं है, मेरा टाइम खोटी कर रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज नहीं सोची, आप लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, तो आज आप सक्सेस हो गए। तो अगर हम अपना फॉलोअप मजबूत रखते हैं, अभी मोस्टली लोग क्या होते हैं, 10 20 मीटिंग करते हैं, 5 मीटिंग करते हैं, बस्ता उठा के फेंक देते हैं, अरे भैया बस का नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, लोग जुड़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी भी लाइंस हैं, आधी लाइनें ऑनलाइन लोगों की है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे ना तो यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, ना मेरे इन लॉज के रिलेटिव रहते हैं, ना मेरे पेरेंट्स के रिलेटिव रहते हैं। ये जितने भी लोग हैं, 1 2 लोगों को छोड़ के, सब ऐसे लोग हैं जो मैंने ऑनलाइन ही निकाले हैं। मेरे एक चाचा रहते हैं, जब मैं उनको फर्स्ट टाइम त्यांस के बारे में बताने गई, उन्होंने, उनकी वाइफ ने मेरे छूटते ही बोला, उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरे से पैसे लेने के लिए आई है। जब मैंने उन्हें बताया थोड़ा बहुत, ये दवाई वो दवाई, ये ऐसे वैसे, उन्होंने मुझे बोला, देख बेटा, हम तो इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकते, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, हमें तू कहाँ चक्करों में पड़ी है, हम नहीं कर पाएंगे, तू रहने दे, अगर तेरा मन है तो तू 150 रुपए का कोई सामान। अब उन्हें मैं 150 रुपए का क्या सामान दूंगी? तो आपको मैं बता दूं, सुनील किराड़ जी भी मेरी जो लैग में है, वो केवल मैंने एक ज्वाइन कराया है, और एक मेरे भाई को ज्वाइन कराया, और जितने भी मेरी टीम में लोग हैं, वो सब लोग मैंने इंटरनेट से निकाल के उन पे बहुत मेहनत की है, और वो लोग उसी जरिए आए हैं। जो अभी मेरी
दिल्ली से लेके गुजरात राजस्थान होते हुए लाइन हरियाणा आई है। उस लाइन में भी मैंने 3 लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन कराया था, वो एमएलएम डायरी से, और वो तीनों लोग फ्रॉड निकले। लेकिन उनके पीछे मैंने बहुत मेहनत की, राजस्थान जा जाके जोधपुर अजमेर, इतनी मेहनत की। उसमें से मैंने 2 व्यक्ति को निकाला, एक लेडीज एक जेंट्स, जिसमें फौजी साहब सब लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, भगवान राम जहांगीर, वो जुड़े। आज वो 8 स्टार है, ब्रॉन लाइन होने वाले। उन्हीं के जरिए वो लाइन राजस्थान से शुरू होते हुए, गुजरात से शुरू होते हुए, मुंबई से शुरू होते 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 और हरियाणा पे आ गई, और वो पूरी एक स्ट्रॉन्ग लाइन मेरी वहीं से बनी। देन एक और व्यक्ति हैं रामकरण जी, जिनको मैंने एमएलएम डायरी से निकाला। बहुत दिन तक उनको फॉलोअप किया, बहुत दिन तक वो मुझे आरसीएम की कहानी सुनाते थे, मैं उनको त्यांस की कहानी सुनाती थी, और ऐसे करते 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 एक दिन वो ऑफिस में आ गए। और फिर जब हमने उनको सारी चीजें बताई और वो ज्वाइन हुए, उन्होंने कई सारे टूर किए और बहुत अच्छा काम करे। ऐसे और भी जो मेरी लाइनें हैं, वो मोस्टली लाइन ऑनलाइन मैंने नंबर निकाल के की। मुझे पता है समय बहुत लगा, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है तो भी हम लोगों को पैदा कर सकते हैं, बहुत आसान है। जब हम मार्केट में किसी के पास जा रहे हैं, हम उससे जान पहचान बना सकते हैं। मैं कहती हूं, अगर मैं अपने 1-2 रिलेटिव के पास जाऊंगी, वो मुझे मना कर देंगे, मेरे को बहुत बेइज्जती फील होगी, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे कोई झंडे तो लगे नहीं है कि मेरी बेइज्जती होगी, बट फिर भी लोगों को लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम ऑनलाइन आते जाते जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले उनके सामने हमारी छवि हम जैसे बनाएंगे वैसे ही बनेगी। उनको नहीं पता हम बैकग्राउंड से क्या थे, कैसे थे, क्या है। आप उनके संग फ्रेशर की तरह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और वही काम मैंने किया, और वहीं से ये इतने सारे रिजल्ट्स आए, इतने सारे लोग मेरी टीम में ज्वाइन हुए, और आज की डेट में बहुत अच्छा काम हो पा रहा है। तो अगर हम स्ट्रांग है ना, तो हम 200% ज्वाइन करा सकते हैं। एक भिखारी को भी आपने देखा होगा, जो सिग्नल्स पे खड़ा होता है, वो आपकी कार को बार बार नॉक करता है, बार बार नॉक करता है, प्लीज बाबूजी दे दो ना, मैडम दे दो, भूखे हैं, रोटी खाएंगे, आटा ही दिला दो, ऐसे ही कर दो। मतलब वो जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं होता, वो ऐसे नहीं बोलता 2 बार नॉक लॉक दे दो, नहीं दिया, अरे हट चल मैं दूसरे, नहीं। वो पूरा फोकस एक व्यक्ति पे लगा के रखता है कि ये देगा। आखिरी सांस तक वो लगा के रखता है, जब तक आप निकलने वाले होते हो तब तक। फिर कई बार हमारा मन कैसा होता है, यार चलो दे दो इनको, तो हम क्या करते हैं, 10 रुपए 5 रुपए जो भी है जिसके पास, 20 रुपए 50 रुपए, उस बंदे को दे देते हैं। एक सिग्नल पे जो भिखारी बैठा है ना, वो भी दिन भर में 100 लोगों को रोकता है। जब वो 100 लोगों को रोकता है, तो 20% यानी 20 लोग उसको पैसा जरूर दे के जाते हैं। तो अगर वो भिखारी होके 100 लोगों तक जाने की क्षमता रख सकता है, वो हर सिग्नल पे लोगों को नॉक नॉक कर सकता है, तो हम तो एक बहुत बढ़िया बिजनेस देने जा रहे हैं। क्या हम नॉक नॉक नहीं कर सकते? अगर हम यही काम करेंगे, तो हमें रिजल्ट जरूर आएगा। और आज जो ये मेरी लाइनें हैं, आज जो मैं इस रैंक पे हूं, आज जो मैं इतना अच्छा पैसा कमा रही हूं, वो सिर्फ इसी तरीके से कमा रही हूं, और कोई भी तरीका नहीं है। जब हमारी लिस्ट बड़ी होगी, और हर दिन उस लिस्ट में कुछ नए लोग ऐड होंगे और कुछ लोग क्लोज होते चले जाएंगे, तो हमारी लिस्ट भी बड़ी होगी और हमारे पास लोगों की कमी नहीं होगी। और हर बार हम उन्हीं पुराने लोगों के पास जाके ये नहीं बोलेंगे कि तुम काम कर लो, तुम काम कर लो। जब आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आपके टूर बहुत सारे होंगे, आपकी अचीवमेंट होगी, तो वो लोग जो आपको ना कह रहे थे, वही लोग आपके पास आएंगे और ज्वाइन होंगे। जब मैंने त्यांस ज्वाइन कराया, कुछ अपने जानकारों को भी बोला आप कर लो, बट उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज त्यांस की वजह से वो लोग मेरी टीम में नीचे से नीचे आके ज्वाइन किए हैं। एक और खूबी बताती हूँ, जब मैं त्यांस में आई थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये सबको पता है। लेकिन उससे पहले से मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो जो मेरे रिलेटिव्स आते थे ना, वो मेरे पास मिलने के लिए जल्दी से नहीं आते थे। वो बस आते थे, बस ये खबर देने की हम आए हैं, ताकि बुरा ना लगे, और चले जाते थे। और मुझे बहुत दुख होता था, मुझे पता था ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इनको ये लगेगा ये तो भिखारी खुद ही है, ये क्या देगी, और इसका बोझ और लेना पड़ेगा, हम आएंगे क्या पता ये हमसे ही कुछ उम्मीद करे। ऐसी वाली सिचुएशन थी मेरी। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। आज वही रिलेटिव जो आके मेरे मदर फादर को ये बोलते थे ना, अरे तू कब तक इसकी हेल्प करती रहेगी, तेरे और भी तो 2 बच्चे हैं, उनकी तरफ देख ले, कब तक तू इसी को देखती रहेगी। आज वही मेरे रिलेटिव्स मेरे मम्मी पापा के यहाँ आने से पहले मुझे फोन करते हैं कि किरण हम दिल्ली आ रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम है, तेरे को आना है।
और शादी में हर एक दिन पहले कॉल आता है, हर दिन कॉल आता है, तेरी टिकट बनी, टिकट भेज, हम बना देते टिकट, तेरे को आना है, बस आना ही है, कुछ भी हो जाए तेरे को आना है। ये है ताकत त्यांस की। जब त्यांस मेरे लाइफ में नहीं था ना, तो कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि उनको पता था ये खुद तो फटे हाल है। लेकिन आज किसी का शादी हो, किसी का गृह प्रवेश हो, कोई और काम हो, 100 फोन आते हैं, हर रिलेटिव के फोन आते हैं आने के लिए। क्यों? क्योंकि त्यांस ने उस काबिल बनाया है। उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो लोग सोचते ही नहीं थे कि ऐसे बंदे को भी बुलाना चाहिए, ऐसे गरीब बंदे को कौन बुलाएगा अपनी जान की मुसीबत करने के लिए। तो अगर हम अर्न कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी की लाइफ में भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और मैं बता दूं आपको कि मैं ही नहीं कर रही हूं, मैं वही चीज अपनी टीम में भी सिखाती हूँ। सबसे पहले ये चीज मैंने अपने बेटे को सिखाई। मेरे बेटे की अगर बात करें, तो मैंने उसको, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बोला कि भाई तुझे क्या करना है, तू कुछ कर, कुछ सीख। बोला मैं क्या करूंगा? मैंने कहा आप एक्वालाइफ सीख के देखो। मुझे लगा, मैं एक्वालाइफ तो नहीं चलाती, देखो मैं आपको साफ बता दूं, मुझे हेल्थ की बहुत कम नॉलेज है, और मैं हेल्थ के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहती। मुझे प्लान देना बहुत अच्छा आता है, मुझे डेमो देना बहुत अच्छा आता है, मैं लोगों को समझाना बहुत अच्छा आता है, मैं वो काम करती हूँ। लेकिन किसी के हाथों में हुनर बहुत अच्छा है, वो एक्वालाइफ बहुत अच्छा चला सकते हैं, वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट हमारे हैं, दो पैर है। एक तरफ हमें बिजनेस आना चाहिए, और एक तरफ हमें सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने अपने बेटे को एक्वालाइफ चलाने के लिए किसी के पास भेजा, सीखने के लिए। और मैं बता दूं, उसने 2 महीने के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से एक्वालाइफ और थेरेपी पॉइंट सीखे, बहुत अच्छी तरीके से। उसका रिजल्ट ये आया कि आज जो सागर है वो 8 स्टार तो हो ही चुका है, कई सारे टूर उसने क्वालिफाई कर लिए हैं। उसकी वजह से उसने ना जाने कितने लोगों को थेरेपी देके ठीक कर दिया, कितने लोगों का चेकअप किया। आज वो अपनी, मेरी जो वीक लेग है या जिसमें भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो एक्वालाइफ सिखाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, अपने मीटिंग्स करता है। वो सब कुछ ऐसे हुआ। बट मैं आपको बता दूं, पहले दिन इतना आसान नहीं था। जब उसको हम बोलते थे मीटिंग के लिए, तो उसको समझ ही नहीं आता था क्या करना है। फिर मैंने और गुप्ता जी ने ले जाके उसे क्या किया, जैसे आपने चील की कहानी सुनी होगी, कि चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखाने के लिए ले जाती है, क्या करती है, ले जाके और ऊपर आसमान से धक्का दे देती है कि ये उड़ने की कोशिश करेगा, बट वो पंख नहीं खोल पाता, वो नीचे गिरने लगता है। तो उसकी माँ जाके उसे फिर से पकड़ लेती है पंजों से, और फिर ले जाके ऊपर से छोड़ती है, बार बार यही करती है। तो हमने क्या किया, इसको सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके विजिटिंग कार्ड बनवाए, उसको विजिटिंग कार्ड दिया, और उसको पकड़ के ले गए मेट्रो स्टेशन पे और खड़ा करा दिया। अब तुझे हर बंदे को कार्ड तो देना है, बट बात भी करनी है कि बिजनेस कैसे करते हैं, ये है, ऐसे है, वैसे है, मिलना है। मतलब दो बात तो तुझे रुक के करनी है। और आप ये समझते हो कि जब आप सुबह मेट्रो स्टेशन पे होगे, किसी के पास फुर्सत नहीं होती है बात करने की, लोग एकदम ऐसे भाग के आ रहे होते हैं, कान में लीड लगा के, सर धज के, मेट्रो पकड़ने के लिए, बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए। वो फुर्सत में नहीं होती आपका प्लान सुनने के लिए। बट उसको मैंने समझाया, अगर तू सिर्फ कार्ड दे देगा ना, तो बंदा फेंक के आगे निकल जाएगा तुझसे लेके। तुझे उसको रोक के समझाना भी है। अगर तू 100 लोगों को कार्ड देगा ना, मैं कहती हूँ उसमें से 2 लोग भी आ गए ना, ये तेरी अचीवमेंट है। और एक बंदा भी ज्वाइन हो गया, ये तेरी उससे ही बड़ी अचीवमेंट है। हम उसको कार्ड देके मेट्रो पे खड़ा करा के बांटना सिखाते, और फिर हम बहुत दूर खड़े हो जाते कि वो बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। और वो उसी ने नहीं किया, त्यास में आने के बाद मुझे गुप्ता जी ने भी सिखाया कि कैसे हमें चलते हुए रास्ते पे कोल्ड कॉलिंग करनी है, कैसे हमें लोगों को कार्ड देना है। और मुझे नहीं, वो टीम में और लोगों को ही बताते कि कैसे चलते चलते हमें लोगों से बात करनी है। और मैंने देखा कि वो इजिली अब अगले दिन से खुद कार्ड बांटने के लिए जाने लग गया है। उसको हमने 1000 कार्ड छपवा के दिए, उसने कार्ड बांटना, लीफलेट बनवाए छोटे छोटे, उसने वो बांटना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये आया कि 2 4 5 लोगों की कॉलिंग आई, लोगों ने कॉल किया, जानना चाहा। कुछ लोग ऑफिस में आए, उन्होंने प्लान समझा, 1 2 लोग सेमिनार में आए, और उसमें से कुछ लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन भी किया। तो ये भी एक तरीका है, अगर हमारे पास लोग नहीं हैं, तो हम कैसे अपनी टीम को खड़ा कर सकते हैं। और वही तरीका है जिससे आज मेरा बेटा 8 स्टार बना, उसकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़े। और मैं बता दूं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मैंने ध्यान से मेहनत करके उन्हें बहुत अच्छा बिजनेस करना सिखाया। बिटिया को इंटीरियर डिजाइनर बनाया, बेटे को, और उसको एमबीए करा रही हूँ। बेटा अभी ट्रेनिंग दे रहा है, थेरेपिस्ट है ही। और अभी अगर मैं सागर की बात करूं, सागर ने बोला मुझको आईफोन चाहिए। आईफोन उसके पास पहले भी था, बट उसको 3 कैमरे वाला आईफोन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हें क्या करना होगा, पैसे इकट्ठे करने होंगे। मैं दिला दूंगी तो क्या फायदा, आपको पैसे इकट्ठे करके अपना फोन लेना है। और उसने क्या किया, थेरेपी की, चेकअप किया, पैसे इकट्ठे किए और मुझे दिया, और फिर हम उसको आईफोन दिला के गया। लास्ट आपने देखा होगा 2 महीने पहले वो मुझे 5-6 महीने से बोला था, मम्मी मुझे बाइक चाहिए, मुझे ना जावा की वॉबर बाइक चाहिए मम्मी, वो 3-3.5 लाख रुपए की बाइक है, मुझे वही बाइक चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल जाएगी। मैंने उसे कार भी पहले दिलाई थी क्योंकि वो थेरेपी देने के लिए जाता था, तो उसने कार ली थी, उसके भी ईएमआई सागर नहीं भरी थी। मैंने कहा सिर्फ डाउन पेमेंट दूंगी मैं, खुद काम करना है और खुद काम करके लेना। ऐसा नहीं मैं सक्षम नहीं हूं, मैं कार ले सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कार है, बट मैंने उसको सिखाया कि आपको कैसे करना है। और उसने क्या किया, इस बाइक को लेने के लिए लगातार होम विजिट और घर पे थेरेपी दी और पर डे एक मीटिंग भी की, और उसने पैसा इकट्ठा करके मुझे दिया और मैंने वहां से उसको बाइक दिलाई अक्टूबर के अंदर, 5 अक्टूबर को। इस तरीके से उसका एक सपना पूरा हुआ कि मेरे पास जावा की बाइक हो। और अभी मैं बता दूं, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं और हमें जानते हैं तो आप देखेंगे पर डे उसकी 3 से 4 मीटिंग होती है। वो अकेले सुबह अपनी बाइक लेता है, अपनी टीम के पास जाता है और उनके संग डेली की ज्वाइनिंग उठाना, मीटिंग करना, उनके चेकअप करना, उनकी सेल निकालना, ये सब कुछ वो यहीं से कर रहे हैं। तो जब हमें ये काम करना आएगा, जब हम अपनी टीम को, मेरा बेटा है या मेरी टीम है एक ही बात है, हम अपनी टीम को जब इस तरीके से सिखाएंगे स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो वो 100% सक्सेस होगा। और यही तरीका है, हम किसी को मछली पकड़ के अगर दे देंगे ना तो कितने दिन तक देंगे, हमें मछली पकड़ना सिखाना है। और मछली पकड़ना सिखाने का बहुत आसान तरीका है, आप अपनी टीम को लेके जाओ, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं उन्हें वो सिखाना है, उनको ज्वाइन कैसे कराते हैं वो सिखाना है, प्लान कैसे देना है वो सिखाना है, डेमो कैसे देना है वो सिखाना है। हमेशा देते नहीं रहना है, आप 5-7-10 डेमो दो उनके, 5-7-10 मीटिंग दो उनकी, जो उनके डायरेक्ट लोग हैं। अब इन डायरेक्ट लोगों की अगर हम अपने टीम से मीटिंग कराएंगे तो 200% वो मीटिंग सक्सेस होगी। तो हमें अपनी टीम को इस तरह सिखाना, और वही मैंने सिखाया है, उसका रिजल्ट ये है। अगर मैं अपने टीम के हर एक व्यक्ति की बात करूं तो लोग कार क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरी हरियाणा वाले टीम की अगर बात करूं तो उनके सारे टूर क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर दिल्ली वाली टीम की बात करूं उनके टूर क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर राजस्थान वाली टीम की बात करूं तो उनके भी टूर क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि वो डेली के डेली मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, अगर वो पार्ट टाइमर है या फिर वो फुल टाइमर है। तो हमें अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से सिखाना होगा कि हम कैसे काम को कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगी कि एक व्यक्ति होता है, तराशने के ऊपर बात करते हैं कि तराशा कैसे जाता है। जैसे मुझे गुप्ता जी ने तराशा, या मैं अपने टीम के उन लोगों को तराश रही हूँ जिनका मुझे यकीन है कि ये 200% काम करेंगे। मेरे पास में एक व्यक्ति था, उसको मैंने फेसबुक से लिया, सहारा में काम करते थे 2014 के अंदर। मैंने उनको समझाया और मुझे पता था वो सहारा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी 5 फ्रेंचाइजी थी, उनकी खुद की फ्रेंचाइजी थी, उनकी टीम में 4 फ्रेंचाइजी थी। मैंने उनको बताया सर आप त्यांस कर सकते हैं, त्यांस बहुत बढ़िया चीज है, बट मुझे पता था ये बंदा आएगा नहीं, क्योंकि अभी उसका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने मुझे रिस्पेक्टफुल्ली बात की, बोले मैम बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन अभी मेरे चारों तरफ बहुत बढ़िया है तो मैं तो आ ही नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हाय हेलो बना के रखते हैं। उनकी मदर बीमार हुई, पास में अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने एडमिट कराया, हम उनसे मिलने गए। तब मैं पहली बार उनसे मिली, मैंने सिर्फ उनको फेसबुक पे ही देखा था, और तब मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे। मेरी हाय हेलो हमेशा रही। जब सहारा में प्रॉब्लम आई तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बट वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, कई करोड़ों रुपए उन्होंने अपनी टीमों के लगवा रखे थे जो एकदम से ब्लॉक हो गए थे, तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कि मुझसे बात कर सके। मुझे समझ में आ गया प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉर्ट आउट होगा, टाइम लगेगा। मैं वापस से उनके पास गई, कई बार मैंने उनको फोन किया, और उन्होंने कई बार मुझे यही बोला मैम बस अब मैं थक गया हूं। आपने भी देखा होगा, आप कई बार लोगों के पास, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे अब तो मैं थक गया नेटवर्किंग करके, मेरे बस का नहीं है, नहीं नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, मेरे को माफ करो, ऐसे करो वैसे करो। बट मैंने हार नहीं मानी और मैंने समझाती रही। उन्होंने एक दिन मुझे बुला के ये बोला, मैम मैं फेलियर हूं, मैं फंस चुका हूं, मैं जहां से निकलता हूं लोग मुझसे पैसे मांगने लगते हैं, प्लीज आप मुझे मत बताओ, कोई फायदा नहीं है, मेरे साथ एक भी बंदा नहीं जुड़ेगा, कोई फायदा नहीं है इन चीजों को बोलने का कहने का, आप रहने दो मुझे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं उनको समझाते रही बताती रही। एक दिन मैंने उनको बोला
सर मैं बैठी हूं ना, आप अपना फेस मत लाओ, लोगों से मिलवाओ, बोलो ये मैडम है, काम करना है तो करो। बहुत समझाने के बाद उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट दे दिए और बोला मैम मैं तो मिलवा ही दूंगा, मुझे पता है जुड़ना कोई नहीं है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं लोग मिलवा देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कुछ लोगों को तो मिलवा दो मुझे। और उन्होंने मुझे कुछ लोगों से मिलवाना शुरू किया, बट उनकी वही बात बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट हुई, कोई नहीं जुड़ा। बट एक दिन अचानक मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला मेरी वाइफ को ना बहुत दिक्कत है मैम, मैं बाद में बात करूंगा। मैंने कहा दिक्कत क्या है वो तो बता दो आप मेरे को। उन्होंने बोला उनको साइटिका का पेन हो रहा है। ठीक है, अरे मेरा तुम सारे हॉस्पिटल्स में दिखा लाया हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, दवाइयों से नहीं हो रहा। मैंने कहा सर बस आज आज मुझे दे दो आधा घंटा, उसके बाद समझ में आएगा तो काम करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। बोले आप कर क्या लोगे? अरे मैंने कहा कर लेंगे, आए? बोले हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक कप चाय पीनी है और क्या करना है? बोले चाय तो मैं ऐसे ही पिला दूंगा, आ जाओ। मैं और सागर पहुंचे वहां पे। सागर ने आत्मा मशीन ली और उसकी वाइफ को कमर से लेके पैर तक के पॉइंट दिए और आधा घंटा एक्वा लाइफ का पॉइंट दिखा। और मैं आपको लिटरली बता दूं, उसका रिजल्ट ये था कि हमारे आने से पहले पहले उसकी वाइफ ने चाय पानी पीते बात करते, और उसी में धीरे धीरे मैंने उसको नैपकिन का डेमो उसकी वाइफ को दिखा दिया। उसकी वाइफ को बहुत पसंद आया और उसने ये बोला अजी आराम हो गया मेरे को तो, मैं तो सुबह से रो रही थी, मेरे को तो आराम हो गया। ये रिजल्ट आया और हम आ गए। वो बंदे ने अगले दिन मुझे फोन करके बोला किरण मैम मेरी वाइफ को तो आराम हो गया। तो मैंने कहा अच्छी बात है सर, आराम हो गया तो। बोले बस अब तो काम करेंगे, कोई दिक्कत ना है, अब मैं फिर से लोगों को मिलवाऊंगा। और आपको मैं बता दूं, वो व्यक्ति आज सागर के संग डेली मीटिंग करते हैं 3 से 4, 6 स्टार हो चुके हैं, नियर बाई 7 स्टार है, लास्ट मंथ एक्वालाइफ क्वालिफाई की है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के पीछे लगे रहोगे ना और उसको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के तराश दोगे, तो जो बंदा आपको लगता है ना ये नहीं कर सकता, वो भी काम कर सकता है। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं और उसके बाद फिर हम अपनी शेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक व्यक्ति होता है, वो एक मूर्तिकार जो होते हैं, मूर्ति बनाने वाले, उनके पास जाता है और कहता है भाई एक मूर्ति बना दो। तो बोलते हैं ठीक है भाई, भाई साहब बना देंगे, आप बताओ क्या बनाना है। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे माता रानी की या हनुमान जी की एक मूर्ति बनानी है। बोलते ठीक है। तो वो मूर्तिकार वो बता के चला जाता है व्यक्ति उसको एडवांस पेमेंट करके, और मूर्तिकार जो है एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाता है और छेनी हथौड़ी जैसे ही मारना शुरू करता है, जैसे ही मारना शुरू करता है वो पत्थर जोर जोर से रोने लगता है, उसके आंसू आने लग जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह रोता है, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई मूर्ति नहीं बननी। तो वो समझाता है अभी पेन होगा लेकिन बाद में तुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाद में तू अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा। वो कहता है नहीं 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 मुझे मत मारो, मुझे कोई खुशकिस्मत नहीं बनना है, आप मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है यार, ये इतना परेशान कर रहा है। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को उठाता है और वही साइड में रख देता है, और वो दूसरा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को छेनी हथौड़ी के खूब जोर जोर से चोट मारता है और पत्थर का रूप देने लग जाता है, मूर्ति का रूप देने लग जाता है हनुमान जी की। तो वो भी रो रहा होता है, बट वो रो रहा होता है बट वो बर्दाश्त कर रहा होता है। तो वो उसको बोलता है दूसरा वाला पत्थर, अबे क्यों रो रहा है, छोड़ना, मना कर दे। वो कहता है नहीं मैं मना नहीं कर सकता, मुझे मूर्ति बनना है। और क्या होता है, मूर्ति बनके बहुत प्यारी सी तैयार हो जाती है और ये व्यक्ति आ जाता है मूर्ति लेने के लिए। तो वो देखता है यार मूर्ति तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, तो वो उसको पैसा देता है और जब चलने लगता है तो बोलता है मूर्ति रखवा दीजिए गाड़ी में। और जब वो मूर्ति रखने के लिए गाड़ी में लेके जाने लगते हैं तो वो मुड़ता है तो देखता है वो दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है। बोलता है ये टूटा उटा पत्थर पड़ा है, क्या करोगे आप इसका? बोला कुछ नहीं ऐसे ही है। बोला कोई बात नहीं भाई साहब, इसको भी रखवा दो, जो पैसे लेने ना ले लो और इसको गाड़ी में रखवा दो। तो वो बोलता है गाड़ी में क्या करोगे टूटे फूटे पत्थर का? बोले आपको नहीं पता है, जितने लोग हनुमान जी के पास आएंगे ना मत्था टेकने नारियल लेके, वो नारियल इसी में तो फोड़ेंगे। अब वो मूर्ति उसके अंदर और वो पत्थर रख दिया जाता है। अब वो जो पत्थर होता है वो और रोता है और मूर्ति को बोलता है देख मेरी किस्मत कितनी खराब है, अब सारे लोग मुझ पर दिन भर नारियल फोड़ेंगे। तो पता है मूर्ति क्या बोलती है, तेरे पास बहुत अच्छा मौका था, तेरे पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि मूर्तिकार जो है वो तेरे को तराश रहा था, तुझे लोग भगवान की तरह पूछते, लेकिन तूने वो काम नहीं किया, तू रो पीट के साइड हो गया और मैंने वो सारा दर्द बर्दाश्त किया, इसलिए आज मैं एक मूर्ति बन गया हूं। लोग मुझे पूजेंगे लेकिन अब लोग तेरे ऊपर पैर रख के भी आएंगे और तेरे ऊपर पूरे दिन जय बालाजी की जय हनुमान जी के पत्थर फोड़ेंगे, नारियल फोड़ेंगे। सोच तुझे कितना पेन होगा। तो जब हमें हमारे सीनियर
समझाते हैं तो हमें बड़ा पेन लगता है, बड़ी तकलीफ होती है, कितना समझाते हैं, कितना पकाते हैं, कितना बोलते हैं, हर चीज के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की मार खा लें, गालियां खा लें, सुन लें, तो वही बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऊपर किसी का हाथ होना, कोई ऐसा व्यक्ति होना जो हमें तराश तो रहा है। नहीं तो जिन पेड़ों के पत्ते टूट जाते हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी। जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसकी कीमत होती है 200-300 रुपए किलो। लेकिन जो टूट के बिखर जाते हैं ना, उसको 50 रुपए में देते हैं। ढेर है, ले जाओ 100 रुपए, 50 रुपए में पूरा उठा ले जाओ, चाहे वो 2 किलो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी लाइफ में हमारे सीनियर हैं, गुप्ता जी जैसे, पॉल सर जैसे, शेख सर जैसे, जो रोज इस आईडी नेट सिस्टम को चलाते हैं, हम जैसे लोगों को तराशते हैं। नहीं तो 13 साल पहले जब मुझे खड़ा कराया गया ना पहली बार मीटिंग में, मेरे काफ मसल ऐसे से कांप रहे थे, ऐसे से लग रहा था मेरा पैर ही मुड़ जाएगा, डर के मारे मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों ने तराश के इतना अच्छा बनाया है कि आज मैं अपनी लाइफ तो चेंज कर पा रही हूँ, और अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बता के ये कह पा रही हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आप और मैं खुशकिस्मत है कि हमारे ऊपर कोई तो है जो हमें संभाल रहा है, हमें संवार रहा है, हमें सिखा रहा है। नहीं तो कोई भी किसी को कुछ भी सिखाने वाला नहीं है। जब मैं त्यांस में आई थी, उससे पहले मेरा कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं था, कोई बोलने का तरीका नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बोलने का तरीका सीखने को मिला, ड्रेसिंग सेंस मिला, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से चलते हैं, वो सब कुछ ध्यान से सीखने को मिला। और बहुत थैंकफुल हूं कि मैं 24 इंटरनेशनल कंट्री जा पाई। नहीं तो मेरे इन लॉस और मेरे पेरेंट्स भी आज तक कभी, उससे पहले, मेरे जाने से पहले फ्लाइट पे नहीं गए थे। आज मैं ही नहीं, मेरे बच्चे इतनी सारी कंट्री जा पा रहे हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने ईश्वर की, कंपनी की, मिस्टर ली की, अपने सीनियर्स की, जिन लोगों की वजह से मेरे जैसे बेकार गरीब व्यक्ति की लाइफ में चेंज आ गया। नहीं तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास एजुकेशन है, कोई 10,000 की भी नौकरी नहीं देगा मुझे अगर मैं आज नौकरी करने जाऊंगी। और यहां बैठ के 3-4 लाख रुपए महीना ऐसे ही कमा लेती हूँ। ये सिर्फ त्यांस की ताकत है। नहीं तो मेरे जैसे को तो कोई अपने यहाँ जॉब पे, रिसेप्शन पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि इंग्लिश भी ढंग की नहीं आती है मुझे। ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो कैलकुलेशन भी नहीं आती है। जब पहला कार फंड क्वालिफाई हुआ था ना मेरा, तो जब मेरे बैंक में पैसा आया, तो मैं पूछ रही हूँ गुप्ता जी से, भी थोड़ी देर पहले तो पैसे आए थे, अब ये किस चीज के पैसे आ गए, और ये तो इतने सारे जीरो लगे हुए हैं, ये हैं कितने। तो मुझे ये तो समझ में आया था ये 6 लाख कुछ है, लेकिन मतलब श्योरिटी नहीं हो रही थी ये किस चीज के पैसे आ गए। तो आज भी मैं अपना चेक खुद नहीं भरती हूँ। आप कभी भी देख लेना, अगर मुझे चेक भरना होता है ना, तो मैं सिर्फ चेक पे साइन करती हूँ। बच्चे भरेंगे या गुप्ता जी भरेंगे, मेरे को बहुत डर लगता है लिखने में कि काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो इस लायक ना त्यांस ने बनाया है। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, तो ऐसे मुंशी मुंशी तो आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपके चेक भरेंगे। तो आपको पैसा कमाना सीखना है। जब आप पैसा कमाएंगे तो आपकी पॉकेट पे कोई नहीं देखता कि आपके जेब में कितना पैसा है। लोग आपके आंखों के कॉन्फिडेंस से आपके साथ जुड़ते हैं। वो ये नहीं जानते कि आप कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो आपके आंखों के कॉन्फिडेंस से आपके साथ ज्वाइन होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी ट्रेनिंग ली है, आप एक्वालाइफ के मास्टर हो नहीं हो। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, तो वो आपको 1,000 रुपए चेकअप के भी देके जाते हैं। तो कॉन्फिडेंटली सीखना है। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपको अपने बारे में और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैंने अच्छी तरह से शेयर किए होंगे। शायद इतने लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को भी मेरी वजह से बेनिफिट होगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने मुझे सुना। और मैं चाहूंगी कि पॉल सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर आइए। आप अगर शेयरिंग करा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लोजिंग